कोई आपको अपनी बचपन की शरारत याद है जो आज भी आप सोचते हैं तो ऐसे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? मतलब ऐसी कोई याद? बहुत कुछ मेरे को याद है कि एक बार मैं बिल्डिंग से कूद गया था, तो नीचे वो सैंड पड़ा हुआ था, जहाँ सैंड पे गिरना था तो वहाँ तो गिरा नहीं, दूसरी जगह पे गिरा एंड आई फ्रैक्चर्ड माय लेग, माय एल्बो, सारा कुछ एक साथ। उस टाइम पे आई वाज जस्ट 8-9। यू हैव बीन क्वाइट एन एडवेंचरस चाइल्ड, और आपके वो एडवेंचर्स फौज को बाद में किस तरह से काम आया हूँ बाद में हम ज़रूर वो देखेंगे। 5465 कैप्चर करना है, तो वो 15-20 बंदे लेके जा रहा है और मेरे को 5465 चाहिए। आई डोंट प्रॉमिस यू कि मैं 5465 ले ही पाऊँगा, बट आई प्रॉमिस यू दैट इफ़ आई डोंट टेक आई विल नॉट कम बैक टू यू। कि जो मेरे साथ नहीं चल सकता है वो पीछे रह जाए, मेरे को अगर अकेले भी जाना पड़ा तो मैं अकेला जाऊँगा। तो 2-3-4 मिनट का फायर हुआ होगा, 4 मिनट मैक्सिमम। तो इतने में somebody केम आउट विद दी वाइट फ्लैग। वो खुद तो नहीं सामने आया, उसने वाइट फ्लैग दिखाया, ऊपर किया और खुद पत्थरों के पीछे छुपा हुआ। मेरे को सारे बंदे वापस की बोला, साहब आपने प्रॉमिस किया था कि सिगरेट लाओगे 5465 लेने के बाद। तो मैंने उनको उसी सिगरेट पैकेट में से दिया, तो हंसने लग गए। बोला साहब ये तो था कि सिगरेट मिलेगा, पाकिस्तानी मिलेगा ये नहीं पता था। दैट इज़ इंडियन आर्मी। लड़कियों को एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ा बहुत ट्रेन करना, वो सारा कुछ ठीक है। बाकी एजुकेट करना है तो जो मंदबुद्धि हैं, ठीक है, जो सनकी हैं, या जो इस तरह की कार्रवाई मतलब सोच कैसे सकते हैं, ऐसे लोगों को तो मैं तो कहता हूँ कि इनको आइडेंटिफाई करके इनको गोली मार देनी चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वी नो दैट द हिस्ट्री ऑफ दिस ग्रेट नेशन हैज बीन विटनेस टू द ब्रेवरी, करेज एंड selfless sacrifice of millions of brave soldiers and freedom fighters. And today, the place where I am sitting, this place is testament to the grit, determination and valor of one of the proud Dogras, proud son of the soil, who has not been awarded just one gallantry award but multiple gallantry award winner. I am pleased to introduce to you our today's guest, Kirti Chakra, Shaurya Chakra, Sena Medal Gallantry, COS Commendation and several other accolades to his credit. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our today's guest, Kargil War veteran Colonel R.K. Sharma sir. Welcome to the podcast, sir. Thank you so very much, Nazro. Thanks a billion. And it is a huge honor for me that you came all the way to this place to meet and for this podcast. Thank you and Jai Hind to all your viewers. कारगिल वॉर में आपके कंट्रीब्यूशन को हम सब जानते हैं, पर आज हम शुरुआत करेंगे बिफोर थिंग्स हीट अप। लेट्स गो बैक टू योर चाइल्डहुड सर। प्लीज टेल आवर ऑडियंस कि आप ओरिजिनली कहाँ से आते हैं, अपनी पेरेंट्स के बारे में बताइए, और आपकी बचपन की कुछ ऐसी खट्टी मीठी यादें जो आपको आज भी याद करते हैं तो एकदम नॉस्टैल्जिया हो जाता है। वेल 1947 से पहले मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वो POK प्लेस कॉल पलंदरी वहाँ पे रहते थे, और गदर के दौरान जो 47 में जो कुछ भी पार्टीशन के दौरान वो वहाँ से इनिशियली दे शिफ्टेड टुवर्ड्स पुंछ के बाद वो नगरोटा आए, और नगरोटा में 6-8 महीने कैंप में रहने के बाद फाइनली वी गॉट सेटल्ड। ये एयरपोर्ट के पास जगह है गाड़ीगढ़, तो वहाँ पर आके सेटल हो गए। तो दे आर स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, यू नो, सारा कुछ वहाँ पर छोड़ के आ गए थे, और कहीं कुछ थोड़ा बहुत मैनेज करके भी लेके आए थे साथ में। लेकिन मेरी फैमिली के साथ ये हुआ कि जो कुछ वहाँ से थोड़ा बहुत जो ज्वेलरी या कैश जो कुछ था तो वो पुंछ में कहीं पे वो चोरी हो गया, तो वो भी नहीं रहा उनके पास। सो दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, बट ठीक है, जर्नी गोज़ ऑन, और आके यहाँ पर सेटल हो गए, दोबारा शुरू किया सब कुछ, और टुडे यू नो यू कैन सी। और
जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है, आई वॉज बॉर्न इन 1965 हियर इन गाड़ीगढ़ ओनली। वही जो गांव वाला माहौल होता है, वही गली कूचा, वही गुल्ली डंडा। और 5th 6th में जब मैं पढ़ता था तो तब से मेरे को ये थोड़ा सा हो गया था कि आर्मी की तरफ जाना है, ठीक है। और शरारती था तो फौज में नहीं जाता तो कहीं और सेटल भी नहीं होता। सर, ऐसी कोई आपको अपनी बचपन की शरारत याद है जो आज भी आप सोचते हैं तो ऐसे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? मतलब ऐसी कोई याद? बहुत कुछ मेरे को याद है कि एक बार मैं बिल्डिंग से कूद गया था, तो नीचे वो सैंड पड़ा हुआ था, जहाँ सैंड पे गिरना था तो वहाँ तो गिरा नहीं, दूसरी जगह पे गिरा। एंड आई फ्रैक्चर्ड माई लेग, माई एल्बो, सारा कुछ एक साथ। उस टाइम पे आई वॉज जस्ट 8-9। घर वालों से तो डांट पड़ी होगी ठीक ठाक? उस टाइम पे तो नहीं पड़ी, लेकिन बाद में बहुत पड़ी। सो ये है। और बहुत कुछ, मेट विद एन एक्सीडेंट। देन एक बार जल गया, वो मैं इम्प्रोवाइज़ करके घर में स्टोव साफ बना के उस पर चाय बनाने की कोशिश कर रहा था। नो बडी वॉज एट होम एंड आई वॉज जस्ट 10-11, 5th या 6th में पढ़ता था। तो इट टॉपल्ड और सारा कुछ आके मेरे पर गिर गया। सो I burned my legs वगैरह। तो दिस इज हाउ यू हैव बीन क्वाइट एन एडवेंचरस चाइल्ड। और आपके वो एडवेंचर्स फौज को बाद में किस तरह से काम आया हूँ, बाद में हम ज़रूर वो देखेंगे। जी सर, आपने जैसे बचपन में आप थे तो यहाँ फौज की कुछ एक्सरसाइजेज होती थी, या मतलब फौज की तरफ रुझान कैसे हुआ आपका? हाँ, फौज का ये मेरे गांव के अगल बगल का इलाका जो है ये पूरा वैकेंट एरिया होता था, खाली एरिया, मतलब दूर दूर तक। तो खेत खूद भी इस तरह के थे कि कभी किसी ने खेती की, कभी नहीं की। तो फौज की वो जब भी मौका मिलता था, और जब मतलब कि वहाँ पर कोई खेती वगैरह नहीं हो रखी है तो वो आके अपनी स्कीम्स वगैरह करते थे। क्या बोलते हैं स्कीम्स? मतलब स्कीम आजकल बोलते हैं उसको एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग। तो उस टाइम पे फौजी मतलब कि आके वो अपना टेंट वगैरह लगाना, और मतलब कि पिट खोदना, और वायर ले करना, वेपन ले करना, गाड़ियाँ वाड़ियाँ। कोई ऐसा कोई किस्सा भी था सर आपके तो, यूनिट हाँ, का भी कोई कुछ किस्सा था इससे रिलेटेड कुछ? नहीं, मेरी यूनिट का नहीं था। स्कीम से मेरे को एक वो जोक याद आ रहा है। इट वॉज ए खालसा पलटन। ओके। तो उस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि लोग एक्सरसाइजेज को स्कीम्स बोलते थे। ओके। तो GOC केम टू दैट बटालियन, और आके सब जगह घूम के तो उन्हें एक मतलब है कि जो डिटैचमेंट थी उनके पास पहुंचे और आके बोलते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो बोला स्कीमा। तो बोला स्कीमा? बोला हाँ। बोला नहीं, यूनिट क्या कर रही है? बोला वो भी स्कीमा। और CO साहब? बोला स्कीमा कर रहे हैं सब, हम सारे स्कीमा कर रहे हैं। तो ही गॉट अनॉयड कि क्या जवाब दे रहे हैं ये। तो उसने बोला कि आफ्टर 24 आवर्स आई विल कम अगेन। ओके। और CO को बोल के गया कि यार यूर ट्रूप्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, क्या स्कीमें बोल रहे हैं। तो अगले 24 घंटे बंदों को पूरी सिखलाई दी गई, उनको बताया गया कैसे जवाब देना है, क्या क्या जवाब देना है। तो नेक्स्ट आफ्टर 24 आवर्स व्हेन GOC केम अगेन, तो वापस उसी जगह पे पहुंच गया। तो बोला क्या कर रहे हो? बोला सर मैं LMG 1 हूँ, मैं LMG 2 हूँ, और ये मेरा प्राइमरी टास्क है, ये मेरा सेकेंडरी टास्क है, ये मेरा आमरुक है, वो सब कुछ बता दिया उन्होंने। बोला और स्कीमा? तो स्कीम मतलब एक्सरसाइज ट्रेनिंग को बोलते थे। तो वो ना हमारे गांव में, हमारे घर के आसपास आके बहुत फौज लग जाती थी, और वो दिन रात यही काम करते रहते थे। तो वहाँ से मेरे को ये रुझान शुरू हुआ कि मेरे को आर्मी की तरफ जाना है। उसके बाद आफ्टर 6 मेरे को एक सेकेंडरी स्कूल है बोर कैंप चट्टा में। तो वहाँ पे एडमिशन ले ली, यहाँ पर प्राइमरी तक ही स्कूल था गाँव में। तो वहाँ पर एक आर्मर्ड यूनिट थी जो बिल्कुल कोलोकेटेड थी, मतलब कि जो मेरा क्लासरूम होता था उसके विंडो के बाहर देखो तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होते। तो वहाँ पर मेरे को पता लगा कि फ़ौज में कैसे जा सकते हैं और क्या क्या QR चाहिए। तो 10th के बाद हमने ख्वाहिश जाहिर की कि हम एलिजिबल हो गए, बड़े हो गए हैं, हमने फ़ौज में जाना है। तो घर से डांट वांट पड़ी कि नहीं आगे पढ़ाई करनी है। तो जम्मू रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरी, मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, क्या बात है। तो रणबीर हायर सेकेंडरी में हमारी एडमिशन हो गई, लेकिन मेरे फादर वहाँ पर पोस्टेड थे पुलिस स्टेशन पक्का डंगा में। ओके, ऊपर जाके। तो हाँ, तो 2-4 बार क्या हुआ कि पुलिस वालों ने मेरे को वहाँ पे भर्ती दफ्तर के आसपास नोटिस किया। तो वो मेरे फादर को आके बोलते हैं कि आप बोल रहे हो कि बोला वो तो वहाँ पर ही दिखता है जब भी दिखता है। तो फिर हमारे को डांट पड़ी तो हम घर छोड़ के भाग गए। ओके। 1-1.5 महीना हम दिल्ली में रहे,
यहाँ पर लोगों ने पोस्टर वगैरह निकाल दिए कि गुमशुदा की तलाश। दिल्ली सर और- कैसे, दिल्ली कैसे, मतलब दिल्ली कहाँ रहे मतलब? दिल्ली बस कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी प्लेटफॉर्म पे, कोई ठिकाना Okay. नहीं है, लेकिन गुस्से में कि घर वालों को कि ये मेरे को डांट मार रहे डांट हैं, दिया। फौज में नहीं जाने दे रहे। ओके, इतना So, प्यार था फौज फौज से। हाँ, तो 1-1.5 महीने के बाद वहाँ से हमारे को ढूंढ के लाया गया। ओके, और मेरे फादर ने बोला कि 11th के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम दे ले और तू जा फौज में, मेरे को कोई वो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उससे पहले ही वो रिक्रूटिंग ऑफिस में कहीं पे पता लगा कि भर्ती है, तो हम चले गए, तो हमने नहीं दिया एग्ज़ाम, और पहले इन फर्स्ट गो आई वाज सिलेक्टेड select हो और गए। आर्मी ज्वाइन कर लिया एज ए जवान। तो किस सन उस टाइम पे कोई पता नहीं था हमारे को कि ऑफिसर क्या होता है, जेसीओ क्या होता है, रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है, Right, right. ओनली ग्रीन यूनिफॉर्म राइट राइट राइट, एंड वट एवर दे वर डूइंग, तो वही अच्छा लगता था। वर्दी का शौक था। तो वर्दी का शौक था। फौज में जाने के बाद पता लगा कि यार आप यहाँ पर तो आगे पढ़ाई भी कर सकते हो, ऑफिसर भी बन सकते हो, मतलब है कि आप अपने आप को एलिवेट कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। तो आपने तो फौज provision किस साल में ज्वाइन की? इट वाज 1986। 1986, हाँ। तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ। ओह, तो आई एम टू ओल्ड। नो सर, यू आर अ वेटरन सर, यू आर अ वेटरन सर। दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड इन द आर्मी। ओके, और तो जब आर्मी में गए, यू आर अ रिबेलियस चाइल्ड एज वी हैव सीन फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस कि आप चाहते ही थे कि मेरे को किसी भी तरह से फौज में जाना ही जाना है। लेकिन जब आप फौज में गए, जब वो ट्रेनिंग शुरू हुई, तो रियलिटी चेक होता है कि ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं है। तो वो ट्रेनिंग में जाके किस तरह का रूपांतरण हुआ आपकी साइकोलॉजी में, जहन में, वो कुछ ऐसा, मतलब क्या बदलाव आपने अपने अंदर देखा? नहीं, ट्रेनिंग में जो कुछ करवाते थे वो सब कुछ तो मैं लगभग, मेरे को लगता है कि आई वाज फिजिकली फिट, Okay. टफ, सारा कुछ वो मेरे लिए आसान था। ओके, लेकिन मेरे को वो डिसिप्लिन अच्छा नहीं लगता था कि सुबह 4 बजे उठना और शाम को 9 बजे सो जाना। तो इनिशियली ये हुआ, लेकिन फौज में एक बार आप चले जाओ तो वो यूज्ड हो जाता है। वो भूत को भी बंदा बना देते हैं। वो सब दे नो कलाकारी कि कैसे इस बंदे को सही करना है। सो आफ्टर ट्रेनिंग तो वो सारे ही जैसे हो जाते हैं, चाहे पहले कोई गुंडा रहा हो, बदमाश रहा हो, शरीफ रहा हो, वो सारे सोल्जर बन जाते हैं। तो दिस इज व्हाट ट्रेनिंग टीचर्स। They make men out of boys Oh, and they literally बिल्कुल, made you one. सर आपने जब, जैसे आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे हुई थी आफ्टर ज्वाइनिंग? मेरी पहली पोस्टिंग जो है देहरादून में हुई थी। Okay. देहरादून मेरी यूनिट 2 गार्ड्स फर्स्ट कर्नेडियर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिट ऑफ द इंडियन आर्मी, ये 1978 में रेज हुई थी। उस यूनिट में हुई थी देहरादून में। और ये उस टाइम पे नए नए नागालैंड से आए थे। नागालैंड में बहुत अच्छा काम करके, मतलब कि पल्टन हैज़ डन वंडरफुल जॉब, तो वहाँ से आए थे। और उसके बाद मैं रहा देहरादून में 2.5-3 साल। और उसके बाद वी मूव टू सिक्किम, और सिक्किम के बाद वी केम टू पालमपुर। तो बस इस तरह से एक्सपीरियंसेस रहे। तो ये है। तो सिक्किम वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग अबाउट हाई एल्टीट्यूड, ओके, हाई एल्टी आपका ट्रेनिंग। और बॉर्डर, चाइना बॉर्डर था वहाँ पे। और ऐसी जगहों पे ना, देहरादून तो चलो पीस स्टेशन था, हालांकि वहाँ पर भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन वहाँ पर जाके सीखने को मिलता है आपको कि दुश्मन क्या होता है, आपको हाई एल्टीट्यूड में कैसे सरवाइव करना है, टीम क्या होती है, ठीक है, और ड्यूटी क्या होती है। ये सारी चीज़ों का असली मीनिंग आपको फील्ड में जाके, वहाँ पे जब अपोजिट आपके 10 मीटर पे 20 मीटर पे दुश्मन बैठा हुआ है, सो वहाँ पे लॉट ऑफ लर्निंग। तो हमने ऐसे अक्सर सुना है आपके जो इंटरव्यूज़ में भी कि आप जब आप काफ़ी यंग थे फौज में, तो आप अपनी जो ड्यूटी होती थी, आप रेस्ट ड्यूटी को किसी को दे देते थे और खुद आप एक्शन में चले जाते थे। तो आपका जो फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था, ये आपने मेरे पुराने बहुत सारे इंटरव्यू देख रखे हैं, मेरे को लग रहा है। जी सर। यस, मेरे को ऑपरेशंस का बहुत ज़्यादा शौक था बचपन से। मतलब है कि किसी भी और की अगर ऑपरेशन जाने की बारी है आज और मेरी ड्यूटी लग गई, और मेरे ड्यूटी इसलिए लगाते थे कि यार चलो ये पोस्ट पे रहेगा, सारे बराबर एक्सपोज होने चाहिए मिलिटेंट के सामने भी, और पोस्ट को भी गार्ड करना, और जो पोस्ट पे रहेगा तो उसको सोने को तो 2 घंटे के बाद मौका मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैं किसी ना किसी से रिक्वेस्ट करके तो बोलता था मैं तेरी जगह चले जाता हूँ ऑपरेशन में, और तू यहाँ पे बैठ। दिस इज मतलब बैठना नहीं है। बैठना नहीं है ऑपरेशन एरिया में। और ये भी था कि उस टाइम पे हम 6 महीने के लिए गए थे वहाँ पे। Okay. तो मेरे को हमेशा ये अंदर डर होता था कि यार ये 6 महीने तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, पालमपुर जाके वापस वही फटीक ड्यूटी। हाँ, तो ये था। तो ऑपरेशंस का पैशन। तो जो सर पहला आपका एक
मिलिटेंट एनकाउंटर, इफ यू कैन रिकाउंट इट फॉर अस, कि कैसा वो एक्सपीरियंस था आपके साथ? वहाँ पर जाने के बाद ना, जैसे ही हम पालमपुर पहुँचने वाले, और पालमपुर से हम जब कश्मीर जा रहे थे, तो जैसे ही जिस लोकेशन में हमने जाना था, प्लेस कॉल फ्रीसल, उससे पहले ही हमारे पर आईडी प्लान करके रखी हुई थी लोगों ने। और उससे पिछली रात जो है, हम श्रीनगर में एक आरआर यूनिट में रुके थे। तो वहाँ पर रात को मेरी यूनिट का ही एक लड़का जो है उस आरआर में था, वो सांबा का लड़का है, कीमती लाल नाम है उसका। तो मैं रात को ढूंढ के उसके पास चला गया कि वो कहाँ पर है। सो वहाँ पर क्या होता है कि पूरी रात मतलब कि फायर कहीं ना कहीं पे हो रहा है, कभी इस डायरेक्शन में हो रहा है, कभी इस। तो मैं उसको पूछ रहा हूँ कि क्या है, तो बोला मिलिटेंट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं पे फौज भी पहुँच गई होगी। ये हम सर मिड 90s की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग 1993 मई जून। ओके, मई जून 93। हाँ, जून का महीना था 93। तो उसने मेरे को काफ़ी हद तक ब्रीफ कर दिया था कि यहाँ पर क्या रूटीन है, कैसे कैसे होता है, ड्यूटी कैसे होती है, और कभी भी मतलब कि फायर की आवाज़ सुनते ही फौज भागती है, क्यूआरटी जाती है पीछे, फिर दूसरी जगह हो जाता है, तो डे नाइट चाहिए चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब जो है कि जब हम वहाँ पर पहुँचे भी नहीं थे, उससे पहले ही हमारी यूनिट का एक्शन शुरू हो गया था। और उसके बाद एवरी डे वी वर इन एक्शन। मेरे को याद है कि वो वहाँ पर एक प्लेस कॉल यारीपुरा, तो वहाँ पे एक एक्शन हुआ, वो हमारे को लास्ट में गैर ब्लो करना पड़ा था, हम कार्डन में थे। तो एवरी डे मतलब कि इनकाउंटर होना ही होना है। लेकिन जो मेरा ऑपरेशन था वो था, इट वाज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और प्लेस कॉल मुतलामा। ओके। तो उस टाइम पे हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो छुट्टी पर थे, नाउ रिटायर्ड जनरल विनोद चोपड़ा, और दूसरे जो ऑफिशिएटिंग सीईओ थे वो थे नाउ रिटायर्ड जनरल आर.के. हुड्डा। ओके, हुड्डा सर। तो हुड्डा सर के टाइम पे ये एक बीएसएफ के साथ जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया गया था, और उस ऑपरेशन में कार्डन पहले लगना था। कार्डन उस गांव का हो गया था, इंफॉर्मेशन कंक्रीट थी, और सर्च चल रही थी। काफ़ी सर्च हो चुकी थी, मतलब है कि काफ़ी सारी सर्च हो चुकी थी, तो तब तक कुछ नहीं मिला था। तो मेरे को ऐसे ही घर के बाहर ना वो कुछ बनाते हैं अनाज डालने के लिए, तो वो मेरे को ऐसे इंट्यूजन की मैं बोला यार ये सारे घर पे ढूंढ रहे हैं, तो इसमें जाके देखता हूँ। तो मैं उसकी वो लैडर से चढ़ के ऊपर जब गया तो मैंने उसका ढक्कन खोला, तो वो जो सर जो कनस्तर होता है, हाँ बिल्कुल कनस्तर टाइप, वो वुडन बॉक्स होता है बहुत सारा, बड़ा होता है 8 फीट बाई 8 फीट, 10 फीट बाई 10 फीट, वीट वगैरह डाल के, बिल्कुल वीट वगैरह डालते हैं। तो मैंने जैसे उसका ढक्कन खोला तो अंदर मिलिटेंट थे, उन्होंने वो गन बार निकाली। मैंने वो ढक्कन फटाफट बंद कर दिया और ऊपर पाँव से उसको रख दिया कि सो दैट दे कैन नॉट ओपन इट। और उसके बाद आई कॉल्ड माई कंपनी कमांडर, आई टोल्ड वन ऑफ द चैप कि यार कंपनी कमांडर साहब को जल्दी बुला, अंदर कोई है। और जब वो कंपनी कमांडर आए तो मैं बोला ऐसे है, बोला श्योर, मैं बोला श्योर। तो बोला तू इधर से ढक्कन खोल, उसके साथ रस्सी बांध के, तो बोला ढक्कन खोलो। और मैंने क्या किया कि उसके हिंज के साथ एक लाइन बेडिंग बोलते हैं उसको बांधा, और मैंने वो नीचे फेंकी। नीचे से किसी और लड़के ने जैसे ही खींची तो नीचे से फायर शुरू हो गया, ऊपर से हम फायर कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली मतलब कि 30-40 सेकंड जब फायर चला होगा तो ऊपर ग्रेनेड फेंका गया अंदर से। तो ग्रेनेड ऊपर आके पहले छत पे लगा उसी बॉक्स के, और फिर मेरे पाँव के नीचे। अभी बोलते हैं कि 7 सेकंड का उसमें टाइम होता है ग्रेनेड में, तो जब तक मैं ऐसे हाथ करता तब तक इट ब्लास्टेड, फट गया था। हाँ इट ब्लास्टेड। तो मेरा ये लोअर काफ उड़ गया, ये पैंट वैंट में कहीं पे, लेकिन ये शायद पैर में ही गिरा था तो इसलिए वो दाएं बाएं जाके ज़्यादा फैल रहा है। पिंटर्स उसके गए। हाँ, और उस एलिवेशन पे वो नीचे गिरता तो अपने बंदों को भी कैजुअलिटी होनी थी, लेकिन वो उसी छत के ऊपर ही गिरा, तो इसलिए मेरे ख्याल में हाँ उसके स्प्लिंटर नीचे नहीं गए, डैमेज कम हुआ है। सो उसके बाद मेरे कंपनी कमांडर साहब जो थे रमन मलिक, उनको लगी चोट, उनको तो ब्रस्ट लग गया था शायद यहाँ पे, तो वो कितने मिलिटेंट्स नीचे गिर गए। मिलिटेंट उसके अंदर जो है 4 हमने मारे थे और 2 जिंदा पकड़े थे। ऑटोमेटिक वेपन्स थे AK? हाँ AK-47। तो उस टाइम पे फर्स्ट रिकवरी वाज पिका गन, जो पहली बार कश्मीर में पकड़ी गई थी। 89 में मिलिटेंसी शुरू हो रही है,
और 1993 तक उस तरह का वेपन नहीं पकड़ा गया नहीं था। पकड़ा गया इट वॉज ए वेरी हैवी वेपन, लॉन्ग वेपन। और आई रिमेंबर कि उस वेपन को ना काफ़ी देर तक सीनियर ऑफिसर्स, जनरल्स वो देखने आते थे कि क्या पकड़ लिया भाई टू गार्ड्स ने। तो ये था। तो उसके बाद मैं भी जख्मी हो गया था, मेरे को और कंपनी कमांडर को वी वर इवेक्यूएटेड बाय हेक्टर टू 92 बेस हॉस्पिटल इन श्रीनगर। और मेरे कंपनी कमांडर जो थे वो तो मतलब है कि ज़्यादा सीरियस थे और उनका कुछ ऑपरेशन मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। देन ही वाज टेकन टू आरआर दिल्ली और मैं तो 1 महीने के बाद थोड़ा सा ठीक हुआ तो हम वापस ऑपरेशंस में पहुंच गए। तो दिस वाज दी फर्स्ट रियल इनकाउंटर जो 1-to-1 मेरा। तो ये जो सुन रहे होंगे लोग उनके लिए तो ये एक स्टोरी की तरह है, बट द फर्स्ट मैं आप जानना चाहूँगा जब आपने वो कनस्तर खोला और आपने मिलिटेंट्स को देखा, आपका जो जहन में जो फर्स्ट माइंड में रिएक्शन क्या आया? व्हाट डिड यू फील इनसाइड? डर? माल मिल गया। माल मिल डर गया। नहीं था? नहीं मैं वो डर, अगर डर होता तो मैं वहाँ से कूद जाता, आ जाता, भाग जाता, ये है वो है। तो मैं ऊपर ही खड़ा हूँ, वुडन बॉक्स है, नीचे से वो बंद होने के बाद भी वो नीचे से फायर करते तो गोली तो लगती ही लगती। कलेजा शेर का ही चाहिए ऐसे लोकेशंस में फिर। मतलब है कि इतना आई वाज एक्साइटेड कि मिल गए कि फर्स्ट आप कब से बचपन से ही मौका ढूंढ रहे थे तो आपको अब मौका सुबह से चल रहे हैं, मौका मिल गया। वो वंडरफुल सर, अमेजिंग सर। दिस इज हाउ दैट ऑपरेशन वाज। हैट्स ऑफ टू लेकिन योर। ये ऑपरेशन मतलब कि मैं इतने बार ज़्यादा हर एक उसमें ना पॉडकास्ट में इंटरव्यू में ये पूछा ही जाता है मेरे से। सर बट ये है भी इतनी दिलचस्प जी, है, यस, इतना वाकया दिलचस्प है। और रियल इनकाउंटर और डिस्टेंस हमारा और मिलिटेंट का 3 या 4 फीट आपस में फिजिकल डिस्टेंस इज 3 या 4 फीट, वो नीचे और टेरिफाइंग टू इवन रिकाउंट द स्टोरी सर। डेफिनेटली सर, अमेजिंग सर, अमेजिंग सर। जैसे हमने देखा कि आपने बताया 89 के बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हो गई और अभी कुछ देर से हमने हमारे जो आर्मी के और JNK पुलिस और पैरामिलिट्री के एफर्ट से हमने काफ़ी हद तक कश्मीर में मिलिटेंसी को कंट्रोल किया है। करेक्ट। पर पिछले 3-4 या महीनों से हम देख रहे हैं कि जो जम्मू प्रोविंस है इसमें मिलिटेंसी का काफ़ी रिवाइवल हुआ है। कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ने ये भी कहा है कि कुछ SSG कमांडोज आ गए हैं, कुछ ट्रेन M4 कार्बाइन का इस्तेमाल हो रहा है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने इस चीज़ को इतनी करीबी से देखा है कि शायद ही कोई और इस चीज़ को उस तरह से बेहतर एक्सप्लेन कर पाएगा, तो आपका इस चीज़ को लेके क्या रुझान है? रुझान क्या मैं बताऊंगा इसके बारे में। हमारा जो नेबर है ना, इमीडिएट नेबर पाकिस्तान, वो वैसे तो बहुत वीक है लेकिन शातिर है, ठीक है। वो साइकोलॉजिकल गेम खेलता रहता है हमारे साथ। और अभी जब उसको लगा कि कश्मीर में सब कुछ हो गया, G20 भी इन्होंने करवा दिया और पत्थरबाजी भी बंद हो गई है, भी बढ़ गया है, हाँ सब कुछ हो गया है। और अभी इलेक्शन भी डिक्लेयर होने वाले हैं, डिक्लेयर हो गए हैं और ये वापस स्टेट भी बन जाएगी। तो ये सब कुछ उसको बौखला गया। एग्जैक्टली। और उसने क्या किया कि वापस जो है आई कॉल वेल ट्रेंड मिलिटेंट, वो अफगानीज या पाकिस्तानी है, पश्तून है, और जो भी ना जकीरा छोड़ के गए थे अमेरिकन, उनको उनके हवाले करके ज़्यादातर इन्फिल्ट्रेशन मेरे को लग रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से हुआ है। इट इज़ जम्मू पठानकोट, इस बॉर्डर से, इवन पंजाब से भी कुछ रीजन, पंजाब से भी हो सकता है, वी कैन नॉट डिनाई इट, वहाँ से भी हो सकता है। और हमारी एजेंसीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इतना बड़ा बॉर्डर और इतने शातिर दुश्मन के साथ है तो इट इज़ वेरी इजी, मतलब कि मेरे को किसी घर में कोई पहरा लगा दे फिर भी जा सकता हूँ, तो इतने बड़े बॉर्डर पे तो ये आसान हो जाता है। सो इस चीज़ का उसने थोड़ा सा फायदा, बट इट इज़ टेम्परेरी। जो यहाँ पर आ गया वो वापस जिंदा नहीं जाने वाला, वो जिंदा नहीं जाने वाला। और थोड़ा सा मतलब कि सरप्राइज हुए हमारे, मतलब है कि जो डेथ्स हुई हैं इन रिसेंट पास्ट, वो थोड़ी सी जो है मतलब है कि सीरियस इशू है। इसके ऊपर आई एम श्योर, मैं तो अभी ऑफ यूनिफॉर्म हूँ, लेकिन सारे फॉर्मेशन जो है दे आर वर्किंग हार्ड ऑन इट, एंड इसी तरह से वापस जो इसका जवाब दिया जाएगा और उन सब को जितने भी चूहे बिल में हैं उनको निकाल के मारा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, इट वाज टेम्परेरी फेज की वो 2-4 बार मतलब है कि उनको सक्सेस मिल गई और हम उनको वापस इमीडिएटली लोकेट नहीं कर पाए।
उन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर रखा है मेरे को लग रहा है। जो होता था ना कि पहले फ़ोन पे बात करनी, रेडियो सेट पे बात करनी, हम इंटरसेप्ट कर लेते थे, हम वो एरिया जो है मार्क कर लेते थे, वहाँ पर जाके रीड करते थे। अभी उन्होंने पूरा सब कुछ इस तरह से कर रखा है कि वो ना स्लीपर सेल से मिल रहे हैं, ना वो रेडियो सेट यूज़ कर रहे हैं, वो पूरा क्वाइटली मूव करते हैं, क्वाइटली समझ इस तरह से कुछ उन्होंने पैटर्न सॉलिड चेंज किया है कि वी आर नॉट एबल टू इमीडिएटली। और वो थर्ड पार्टी, जैसे आपने कहा कि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स से ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में ये मेंशन किया गया था कि वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, चाइनीज़ जो इन्फॉर्मेशन है, चाइनीज़ टेलीसेट्स को यूज़ कर रहे हैं जो ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं, जो ट्रैक नहीं हो रहे। और तीसरा जैसे जो खाना जैसे उनको लेना है वो डायरेक्टली, जैसे आपने कहा, स्लीपर सेल से नहीं ले रहे हैं, वो थर्ड या फोर्थ पर्सन कॉन्टैक्ट से जंगल में कहीं छोड़ दिया जाएगा, वहाँ से वो उठा लेंगे, फिर जंगल में भाग करेक्ट, इस तरह की करेक्ट, इस तरह से मतलब उन्होंने पूरी अपनी टैक्टिस चेंज की है। और जब आप अपनी पूरी टैक्टिस चेंज करके कोई नया काम शुरू करते हो तो इनिशियली थोड़ी सी सक्सेस मिलती है उसको जिसने टैक्टिस चेंज की है, बट इट इज टेम्परेरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो कोई शक नहीं है सर। जैसे इसमें एक और चीज़ अगर हम देखें, कहीं ना कहीं इंटेल का कुछ फेलियर मैं कहूँगा कि किस लेवल पे है, और जो हमारा जो इन्फॉर्मेंट्स का जो नेटवर्क होता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है वो लैब्स है उसमें, या किस तरह से ऑपरेट? लैब्स तो नहीं बोलूँगा मैं, कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी तब ये हुआ है, तो वी नीड टू वर्क मोर ऑन इट। ये तो नहीं मैं बोलूँगा कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, दे आर वर्किंग हार्ड, सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ, बट अगर दुश्मन अपनी टैक्टिस स्ट्रेटेजी चेंज करता है तो वी आल्सो नीड टू डू दैट। राइट, हमारे को भी डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगी हर एक चीज़। राइट सर। सो जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान थोड़ा बौखलाया भी हुआ है और हमेशा हमें सरप्राइज़ करता है अपनी नापाक इरादों से। जैसे हम टॉकिंग अबाउट कारगिल में 5 लद्दाख स्काउट्स के टुंडुप डॉर्चे ऑनररी कैप्टन, वो टोंगल नाला की ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी वहाँ पे, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे घुसपैठिए हैं कुछ, तो उसके बाद जो पूरा ये सिस्टम बना, ताशी नामग्याल की भी बात करते हैं कि ही वॉज अ शेफर्ड, वहाँ पे शेफर्ड थे, तो उन्होंने वो बताया है कि कुछ ऐसे इंडियन ड्रेस में नहीं है, कुछ अजीब से लोग यहाँ पे पाए गए हैं। उसके बाद फिर कारगिल वॉर शुरू हो गई, बहुत सारी चीज़ें। तो आपका क्या इसके ऊपर, मतलब पाकिस्तान के इस तरह के टैक्टिक्स की वो सरप्राइज़ होके हमें सरप्राइज़ कर दिया उसने कारगिल में भी, तो किस तरह आप कैसे देखते हैं इसको? उस टाइम पे मैं आपको बताना चाहूँगा, उस टाइम पे जो पाकिस्तान को लगता है ना कि इस टाइम पे हम एक दूसरे का मोमेंट जो है वो नोटिस करते रहते हैं। उस टाइम पे जो 28 डिव था ले में, वो मूव कर गया था श्रीनगर में, और वो आके श्रीनगर कुपवाड़ा वगैरह कहीं पे आके बैठ गया। उसके बाद जो एक ब्रिगेड था वो मूव कर गया था श्रीनगर में इलेक्शन वगैरह करवाने के लिए। एक 1-to-1 ब्रिगेड था जो द्रास से लेके ले तक सारा कुछ देख रहा था। तो जो ये देख रहा था ब्रिगेड, तो ये खबर उसके पास भी पहुंची होगी, नेटवर्क उनके भी होते हैं। और 87 से लेके वो इस ताक में तो था ही कि ग्लेशियर में बहुत बुरी मार पड़ी है उसको। इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत में उनको पछाड़ा, बिल्कुल रगड़ दिया। और पाकिस्तान में जितने भी हुक्मरान थे वो बोलते थे कि जनरलों चूड़ियाँ पहनो, हमारे ऑफिस में आते हो, आके बात करते हो तो चूड़ी पहन के आया करो, तुम हर बार कुछ ना कुछ पकड़ा देते हो इंडिया को, isn't it? तो ये था। बहुत बार उन्होंने पहले भी ये प्लानिंग बनाई थी, लेकिन इस बार उनको ये मौका बड़ा सही लगा कि इस टाइम पे काफ़ी कुछ जो है, और दूसरा भरोसे का जो है ना नाजायज़ फ़ायदा उठाना, ब्रीच करता है। हाँ, ब्रीच द ट्रस्ट। तो मूव करके वो अंदर आ गए। और आप सही बोल रहे हो, ये ताशी नाग्याल जो है, इनसे तो मैं फिज़िकली मिला हूँ, उनसे नहीं मिला हूँ मैं सूबेदार साहब से। उस टाइम पे भी मिला था लड़ाई के दौरान, और अभी रिसेंटली में गया हुआ था, ब्रेव हार्ट्स कैंपेन थी उसमें। जी, हार्ट्स टू ब्रेव हार्ट कैंपेन। उससे पहले भी मैं 15 दिन जाके ना बटालिक में लगा के आया हूँ। अपने पूरा वो 25 ईयर्स हो रहे थे, वो पूरी याद बिल्कुल। मेरे को ये था कि जाके अपने कामरेड्स को कहाँ पे क्या क्या हुआ था बारीकी से जाके वहाँ पर बैठूँ। उस टाइम पे तो इतना मौका नहीं था, लड़ ही रहे थे। तो पिछला लगभग 1.5 महीना मैंने वहाँ पे निकाला है, जून और जुलाई। तो ये था। तो यू आर राइट, ये इन्फॉर्मेशन पहले जो है उसने सूबेदार साहब को लगी,
और साथ ही साथ ये ताशी नाग्याल को नाम पता लगा, ताशी नाग्याल को बटाली सेक्टर में पता लगा, तो उसने ये सारी चीज़ें बताई थी। तो उसके लिए ये सारी मेमोरीज आज भी हैं कि कैसे कैसे वो ये देख के उसने क्या एक्शन पहला लिया, कब वो 3 पंजाब में गया, कब वो उसको ब्रिगेड हेडक्वार्टर में बुलाया गया। तो उसके बाद तो इनिशियली हम यही सोचते रहे, क्योंकि उसने ये कंफर्म नहीं किया था कि किसी को भी नहीं कंफर्म था। आधी लड़ाई तक तो हम उनको जिहादी समझते रहे या मिलिटेंट समझते रहे। तो दिस इज हाउ दिस कारगिल थिंग हैज स्टार्टेड। उसके बाद सर कैप्टन सौरभ कालिया की सौरभ कालिया का पेट्रोल गई थी उनकी, और जी, और मैं तब स्कूल में था, शायद आई थिंक 5th या 6th क्लास में था, और हमने जब उनके साथ जो हुआ, बर्बरता हुई, वो सुन के ऐसे गुस्सा भी आया था, और कि आप तो एक्शन में थे, आपके अंदर फौज के अंदर वो देख के एक तो गुस्सा आया होगा, फिर जोश भर गया होगा कि जवाब देना है इसका। आपका कैसा रिएक्शन उसका कालिया वाला जो था ना, वो आप देखो कि कितना मतलब डिस्प्रेशन है। ये कोई ना तगड़ा बंदा जो है ना, जिगर वाला बंदा या जो मजबूत बंदा, शेर बंदा नहीं कर सकता ये काम। नहीं कर सकता, ये बड़ी भारी कायरता है। ये एक बंदे को पकड़ के आप कुछ भी करवा लो, आप तो वहाँ के मुशर्रफ को पकड़ के तो ये सब कुछ कर लो, तो क्या ये तो कोई वो बात नहीं हुई। तो ये कायरता दर्शाता है। और दूसरा ओब्वियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। हमारे एक बंदे को थोड़ी सी भी चोट लगती थी तो हमारे को ये था कि कैसे इनका ऐसे करें, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी थी। उन रिस्ट्रिक्शंस में हमारे को जो काम करने थे, आप एलसी नहीं क्रॉस कर सकते, गवर्नमेंट बहुत अच्छी समझ से, अच्छी तरह से मतलब सारा कुछ गुस्से से भी नहीं होता। तो गवर्नमेंट के डिसीजन जो हैं वो बड़े मैच्योर होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा विजडम होती है। आप नहीं बोल सकते कि जो वो सोच रहे हैं और वो जो ऑर्डर दे रहे हैं वो गलत है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उस गुस्से में ही ये सब कुछ हुआ है। ये जितने लोग 527 लोग ने शहादत दी है ना, वो गुस्सा नहीं होता तो ये 150 लोग भी ये ऑपरेशन ख़त्म कर देते। लेकिन ये था कि इनको नहीं छोड़ना, चाहे हम तारे मर जाए, कितने भी शहीद हो जाएं, इनको निकालना है यहाँ से, इनको मारना है। और पाकिस्तान आई डोंट थिंक कि कभी भी सच बताएगा, लेकिन उसकी 1000-1200 से ज़्यादा कैजुअल्टी हैं। उन्होंने बॉडीज भी क्लेम नहीं की थी, उन्होंने बॉडीज भी नहीं। इससे ज़्यादा कायरता क्या हो सकती अपनी है, फौज को ही claim- इससे ज़्यादा बुज़दिली क्या हो सकती है। मतलब कि आप अपने बंदों को नहीं पहचान रहे। ये पहला टाइम था कि 2 देशों में फ़र्क देखो कि हिंदुस्तान की हर एक डेड बॉडी पहली बार तिरंगे में लिपट के बिल्कुल इज्जत मान के साथ घर में आना शुरू हो गई थी, और पाकिस्तान अपनी बॉडीज़ भी क्लेम करने के लिए तैयार नहीं था कि ये मेरे फौजी। जैसे आप बोल रहे हैं, मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रही हैं सुन के भी। और रिस्पेक्ट टू ऑल दोज फॉलन हीरोज जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के आज हम एक फ्री कंट्री में है। सर, आपने कारगिल वॉर का आपका कब से शुरू आपने ज्वाइन किया, कितनी देर हो गई थी, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम हैदराबाद में थे। मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसमें टाइम लगूँ, 2-3 मिनट फालतू लूँगा। और हैदराबाद फॉर्मेशन का ये होता है कि वी प्रिपेयर फॉर डेजर्ट वॉरफेयर, कि राजस्थान के एरिए में अगर लड़ाई हुई तो हमने कैसे लड़ना है। राइट। और 2 महीने पहले हम वो एक्सरसाइज, एक फेमस एक्सरसाइज हुई थी शिव शक्ति, यस, वो करके आए थे। वो उस टाइम पे डिकेड की बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी और हम उसमें फर्स्ट थे। 22 ग्रेनेडियर वाज फर्स्ट इन दैट। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरी करगिल की लड़ाई में सिर्फ मेरी एक यूनिट ऐसी थी जो उस इलाके से आई थी, जो डेजर्ट वारफेयर या कोई और वारफेयर की तैयारी कर रहे थे। बाकी जितने भी यूनिटें वहाँ पर लड़ी हैं वो सब हाई एल्टी वाली थी। 8 डिव कश्मीर से ही उठ के वहाँ पर गया था लड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद 3 डिव पहले से वहाँ पर था। सियाचिन वाली यूनिटें जो आके बटाली सेक्टर में लड़ी हैं वो भी 12 जैकलाई और 111 JR सियाचिन में पहाड़ों से ही आए थे। 6 डिव मोबिलाइज हुआ था बरेली से, लेकिन उनका भी जो है ना पूरी जो ट्रेनिंग होती है वो माउंटेन्स वॉरफेयर की होती है कि पहाड़ों में लड़ाई कैसे लड़ी जाए। राइट। सिर्फ हम वहाँ पर आए थे। आल मतलब है कि फॉट वेल, जिसमें हमारे लिए सिर्फ थोड़ी सी कठिनाइयाँ ज़्यादा थी, क्योंकि हम तो ओरिएंट नहीं थे, उस मेंटली ट्रेनिंग नहीं हुई थी। मेंटली नहीं थी, मेंटली भी क्या ये नहीं पता था। और वहाँ पर जाने के बाद ना जितना साजो सामान चाहिए होता है, जितना प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है लड़ाई नहीं था। तो 71 वार वाज वाई सच ए ह्यूज सक्सेस। वेल प्लान्ड। हाँ, इट वाज वेल प्लान्ड और ट्रेनिंग की गई थी। और ये तो
अगेन वही धोखा हमारे पर थोपी गई बात यस थी। यस तो ये था, बट वी कंप्लीटेड ऑल आवर टास्क, ठीक है। और फॉल ऑफ खालूबार जो है, इट वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल विदाउट द सुप्रम सैक्रिफाइसेस ऑफ 16 बॉयज ऑफ माय बटालियन। 16 लोगों ने शहादत दी है वहाँ पे। मैं 10-15 दिन के बाद एक 15 दिन का मेरा टूर है, उन सब 16 फैमिलीज़ को मिलने के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद 0.5465 जो है, Yes, और उसके लिए हमारे को बोला गया था, चुरबार सिस्पो एक पॉइंट था, उसको कैप्चर करने के लिए बोला था। तो ये सारे हमने कैप्चर किए हैं। 5465 की कैप्चर की, इफ यू कैन नरेट दिस दैट यू नो व्हाट हैपेंड, एंड वहाँ पे आप एक पाकिस्तान के मेजर के साथ आपका एक वन ऑन वन एनकाउंटर हुआ था सर, इफ यू कैन टेल अबाउट दैट। ये बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं briefly- देखता हूँ मैं कितना ब्रीफली कर सकता हूँ इसको। हाँ ब्रीफली। 5465 में मेरे सीओ को मेरे कमांडिंग ऑफिसर जो थे कर्नल नीरज मेहरा टाइगर, तो उसने मेरे को बुलाया था नीचे, और उसने मेरे को प्लेनली बोला कि आर के 5465 कैप्चर करना है, तू 15-20 बंदे लेके जा रहा है और मेरे को 5465 चाहिए। ये प्लेन ऑर्डर्स है। आप मेरे को ये नहीं बोलोगे कि लड़के नए हैं, आप मेरे को ये नहीं बोलोगे कि लड़के थके हुए हैं और मेरे पास इक्विपमेंट जो है, या मैं उनके साथ मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं है। आई नो ऑल दोज कंडीशंस। मेरे को तेरे बेटा, मेरे को तेरे से ज़्यादा पता है, बट 5465 चाहिए। खालू बार पे जितना कुछ हुआ है वो सारा कुछ हम कैपिटलाइज नहीं कर सकें, और ये है। तो मैं दोबारा मैं बोला सर एक बात है, तो बोला नो। मैं बोला सर सारे लड़के ऐसे हैं जिनको मैं नाम से जानता नहीं हूँ, ओए करके उनको बुला रहा हूँ, ये कंडीशन है, मैं लड़ाई में जा रहा हूँ, और 5465 जो है हाईएस्ट पॉइंट है। बोला दैट ऑल आई नो, ठीक है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि सर ठीक है, अगर ये ऑर्डर्स है तो आई विल डेफिनेटली गो। आई डोंट प्रॉमिस यू कि मैं 5465 ले ही पाऊँगा, बट आई प्रॉमिस यू दैट इफ़ आई डोंट टेक आई विल नॉट कम बैक टू यू। तो उसने मेरे को बोला कि यू विल टेक इट आल्सो एंड यू विल कम बैक आल्सो, दिस वर हिज वर्ड्स। एंड मेरे को बोला वहाँ पर 4 लड़के बैठे हुए हैं, आप एडजुटेंट से मिलो। तो एडजुटेंट और डॉक्टर बैठे हुए थे वहाँ पे, उनसे मिलो, वो 4 लड़के लेके जाओ और एक टीम बनाओ और आप जाओ, ऑल दी बस उसने इतना बोला। वहाँ जाके मेरे को डॉक्टर ने बताया कि सीओ इज़ वेरी वेरी सिक, और उसका जो है बीपी वो 120-180 के ऊपर जा रहा है, उसके और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हेल्थ कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन वो बोल रहा है कि जब तक 5465 कैप्चर नहीं होता है तो तब तक आई विल नॉट बी इवैक्यूएटेड, मेरे को वहाँ से श्रीनगर ना ले जाया जाएगा। श्रीनगर या ले जो भी है, मैं नहीं जाऊँगा बैटलफील्ड से पीछे नहीं जाऊँगा। हाँ, जब उसने मेरे को ये बताया तो मेरे को बस मैं भी थोड़ा सा हो गया कि ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद मैंने अपने लड़कों को बोला, भाई मैं अपने सीओ को ये बोल के आया हूँ कि अगर मैं 5465 नहीं लेता हूँ तो मैं ज़िंदा वापस नहीं आऊँगा। अब आपके लिए ये ऑर्डर है मेरी तरफ से कि जो मेरे साथ नहीं चल सकता है वो पीछे रह जाए, मेरे को अगर अकेले भी जाना पड़ा तो मैं अकेला जाऊँगा। वहाँ पर एक नायब सूबेदार अभय सिंह थे, एक तुलाराम था लांस नायक, एक अजीत, मतलब ये 2-3 लोग थे। मैं अजीत का तो नहीं, लेकिन तुलाराम का और इनका याद आ रहा है। अजीत भी बीच में बोला कि साहब हमारी भी इज़्ज़त का सवाल है, हीरो की इज़्ज़त का सवाल है। वो यादव थे, यादव कंपनी थी, हमारी भी इज़्ज़त का सवाल है, तो आपने ये प्रॉमिस कर दिया है तो हम भी वापस नहीं आएंगे अगर 0.5465 नहीं लिया गया। उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप में से सिगरेट बीड़ी कौन पीता है, तो उन्होंने सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो मैंने सबके बीड़ी सिगरेट जमा करवा दिए। उस टाइम पे आई आल्सो यूज टू स्मोक, तो मैंने अपने पैकेट वो सब कुछ, मतलब है कि माचिस सिगरेट वगैरह सब वहाँ पर जमा करवा दिए कि 5465 कैप्चर करने के बाद आके हम ये दोबारा पिएंगे। एंड इन द इवनिंग वी मूव्ड फ्रॉम दैट प्लेस। रास्ते में 2-3 हर्डल आते थे। पहले एक वॉल एरिया था जहाँ से हमारे पर बहुत ज़्यादा फायर डाला जाता था, वो क्लियर करना था। उसके बाद एक हेलमेट एरिया था, वहाँ पर भी हमारे पर बहुत ज़्यादा फायर आता था, वो क्लियर करना था। और उसके बाद नीचे मेरे को
डेड ग्राउंड में जाके, एक बॉल एरिया था, उसमें जाके मेरे को जाना था 5465 के लिए, और इधर सामने है नॉल एरिया। ओके। तो पहले हमने सुबह सुबह जब हम फर्स्ट लाइट के टाइम पे उस पाइप, मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट कि फर्स्ट लाइट से पहले वहाँ पर पहुँच जाए। वट एवर हैपन्स इट ऑलवेज हैपन्स फॉर गुड। हमारे को फर्स्ट लाइट हो गई, और जब हम नीचे उतर के तो वॉल एरिया के लिए चढ़ रहे थे, क्लाइंब कर रहे थे, तो हमने देखा कि पूरा कंप्लीट एरिया इज स्कैटर्ड विद माइंस, फ्रेगमेंटेड माइंस। और अगर फर्स्ट लाइट नहीं होती तो मेरी बहुत सारी कैजुअलिटी, जो थोड़े बहुत बंदे थे मेरे पास, उनमें से भी कुछ वहाँ पर ज़ाया हो जाने थे। और अगर लड़ाई में कैजुअलिटी होती है तो उस कैजुअलिटी को आप छोड़ो कैसे, और अगर आप उसको पीछे ले जाते हो तो आपके 4 आदमी और उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो लॉट ऑफ क्राइसिस, वॉर ऑफ एट्रिशन हो जाती है। एग्जैक्टली। सो ये हुआ कि हमारे को माइन दिख गए, तो उसके बाद हम माइन क्लियर करते करते दाएं बाएं जो भी हमारे को सिखाया गया है वो सिखलाई की। तो हमने किसी तरह से जाके वॉल एरिया, मेरे पहले 2 बंदों ने जाके जब वहाँ पे लग गए, तो उसके बाद हम फटाफट वी क्लाइंब 700-800 मीटर पे 10-12 पाकिस्तानी जो है वो भागते हुए, छिपते हुए दौड़ रहे हैं, और अपने पूरे पैक बुक के साथ। वॉल एरिया में कोई नहीं मिला, लेकिन वो खाली करके भाग गए। ओके। उस दिन शाम को हमने बहुत सारा फायर डलवाया था, उस टाइम तो उनको लग गया था कि ये अभी आने वाले हैं, क्योंकि इस तरह का फायर यही सिग्नल होता है कि वो अटैक के लिए आने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जब सीओ को बताया कि वॉल एरिया अभी रीच्ड वॉल एरिया, तो सीओ वाज वेरी हैप्पी। उसने बोला कि एक्सेलेंट, लेकिन पाकिस्तानीज आर टू गुड इन काउंटर अटैक्स, तो बी वेरी केयरफुल। वो 3-4 घंटे के बाद कहीं से निकलेंगे और काउंटर अटैक करेंगे। खैर हम वो वहाँ पर वी वर अलर्ट, हमने अपने वेपन साइड कर लिए थे, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4-6 घंटे के बाद आई वाज टोल्ड कि हेलमेट एरिया क्लियर करो। हेलमेट एरिया क्लियर किया, उसके बाद मेरे को एक डब्ल्यू शेप करके एक मतलब कॉनिकल सा पॉइंट था, तो बोला वहाँ जा सकते हो। तो हम वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर कुछ नहीं था, इनिमी वगैरह कुछ नहीं था। वो एक्चुअली एक बंदे के भी खड़े होने की जगह नहीं थी, लेकिन वहाँ से मैंने पीछे सिग्नल दे दिया, और मैं ऐसी जगह पे था कि जहाँ से RTOP और वगैरह ये लोग, मेजर अजीत थे एक हमारे वहाँ पे 0.5203 पे, वो मेरे को देख सकते हैं कि यहाँ तक ये एरिया क्लियर हो गया। अभी मेरे को ये था कि वापस आना है, क्योंकि सब एरिया में माइन लगे हुए और अंधेरा हो गया, और ये दिन रात हम चल रहे हैं पिछले 24 आवर से कंटिन्यूसली वी आर। अब डिसीजन लेना था कि वापस वॉल एरिया में जाया जाए या नहीं। जाने का बेनिफिट ये है कि थोड़ा बहुत अगर खाना आया होगा तो वो खाने को मिल जाएगा। और रिस्क ये है कि माइन फील्ड में पैर लग गया तो कोई ना कोई मार भी सकता है। कितने लोग थे उस वक्त वहाँ पे? 5 लोग थे। 5 लोग थे। बाकी सबको मैं पीछे छोड़ के गया था। 2-3 को मैं हेलमेट पे छोड़ के गया, बाकी वॉल एरिया में छोड़े। और आप डब्ल्यू में थे? हाँ, डब्ल्यू में गया हूँ। वो मैं यहाँ पे अगर मतलब कि बोर्ड हो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वो काफ़ी इस तरह से जाना पड़ रहा था ये एरिया क्लियर करने के लिए, क्योंकि वो सारा सेंसिटिव एरिया था कि कहीं से भी वापस दुश्मन अचानक आ सकता है। रात को आके हमने वेपन साइड किए। जब पहुंचे वहाँ पर तो खाना जो लेके आए थे बेचारे वो भी भूखे थे, किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि हम आएंगे। और भूख ने जो है वो एट गया प्रायोरिटी कि तुम बेशक एक आधी कैजुअलिटी होती है, वापस जाओ यार, वॉल एरिया में खाना तो मिलेगा। वहाँ पर पहुँचे तो कुछ नहीं मिला हमारे को, क्योंकि उनको ही अंदाज़ा नहीं था, और खाना जितना पहुँचा तो वो सारे खा चुके थे। अब रात को हम बैठे और प्लानिंग बनाई, वेपन साइड किए, और किसी के पास कुछ भी नहीं है, चाय बनाने के लिए भी नहीं है, आग के लिए भी मैं वो सब कुछ भी उधर फेंक के आ गया था। सो रात निकाली, सुबह फिर हमारे को ये था कि अटैक के लिए जाना है। तो वहाँ पर जो उनका नोल एरिया था ना, वहाँ पर सम मोमेंट आई वॉज एबल टू सी विद बाइनाकुलर कि यहाँ पर, लेकिन ये मेरे को था कि वहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहे हैं ये, या पहले 2-4 बंदे रहे होंगे और बाकी अभी वहाँ पर आए। तो सुबह हमने राम नाम करके तो निकल पड़े, और अपने यहाँ पर पॉइंट पे मैं बता के गया हूँ कि कहीं से भी अगर आपको फायर आता है तो वॉल एरिया में मेरे वेपन भी उसी हाइट पे साइड थे जो पैरेलल टू नोल एरिया जहाँ पर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। ओके। एज एक्सपेक्टेड जैसे ही हम नीचे डेड ग्राउंड में पहुँचे बॉल एरिया में, तो ऊपर से उन्होंने दे ओपन अप विद एवरीथिंग, HMG, MMG, RPGs, बहुत बुरी तरह से उन्होंने फायर खोल दिया। तो मैंने इनको बोला हुआ था कि मेरे आर्डर के बगैर जैसे ही कहीं से फायर आता तो आपने खोलना है। तो इन्होंने फायर वेपन सारे नोल एरिया पे ही साइड थे।
इन्होंने इस तरह से फायर खोला कि MMG, AGL, RL ऑन एयर ब्रस्ट, RL डायरेक्ट, तो मतलब कि किसी की कोई विश ग्रांट हो रही हो, जैसे मैं बाइनाकुलर से मैं वो देख रहा हूँ फायर, और सारा फायर जो है बिल्कुल एरिया में टू सी कि बहुत सारी अफरा तफरी मच गई है वहाँ पर। कोई ऊपर से जंप करके इधर जा रहा है, कोई इधर छुप रहा है, ये वो लड़ा मूवमेंट सडनली इन। तो 2-3-4 मिनट का फायर हुआ होगा, 4 मिनट मैक्सिमम। तो इतने में somebody came out with the white flag। वो खुद तो नहीं सामने आया, उसने व्हाइट फ्लैग दिखाया, ऊपर किया और खुद पत्थरों के पीछे छुपा हुआ। तो बंदे बोले कि साहब व्हाइट फ्लैग दिखा रहे हैं, व्हाइट फ्लैग दिखा रहे हैं। मीन टाइम मैंने क्या किया कि एक वही अबे साहब हमारा जोशीला GCO, उसके साथ क्या कार्रवाई मैं वो भी बताऊंगा। उसको ना यहाँ पे 3-4 गोलियां आके यहाँ से ना कोट पार के से निकल, उसको नहीं लगी ब्रश की। हाँ, लेकिन ब्रश करके उसका कोट वोट जो है उसमें सुराख हो गए, सुराख हो गए। तो वो बंदों को पता क्या बोल रहा है कि बोला ओए दुश्मन की शिस्त ठीक नहीं है, ही इज नॉट एमिंग करेक्ट। बोलता है ये देखो शिस्त ठीक नहीं है, खड़े हो, चलो आगे, चलो आगे, कुछ नहीं होता। तो कितना मतलब जोश है उसमें, जोश पॉजिटिव देखो, दिस इज द वे ही वाज मोटिवेटिंग देम, दैट इज इंडियन आर्मी। हाँ, तो मेरे को बोलता है साहब इनके ऊपर भरोसा तो मत करियो, चलते हैं देखी जाएगी। लेकिन एज ए कमांडर मेरे को वहाँ पर डिसीजन लेना था कि क्या है। तो मैं बोला नहीं, देखते हैं क्या बात करना चाहते हैं, क्या है उनका एम। अगर वाइट फ्लैग किया है तो वी शुड नॉट है। तो वाइट फ्लैग कहाँ से लाएं? देन दिस चैप तुलाराम, मैं बोला तुलाराम क्या किया जाए? तो बोलता है प्रबंध करता हूँ साहब मैं। तो उसने अपने कपड़े उस ठंड में सारे निकाले और अंदर से वाइट सैंडो बनियान निकाली, और वो उसने राइफल की इंसास के ऊपर बांधी और वो वाइट फ्लैग बन गया। वो वाइट फ्लैग बना। तो उसके बाद लॉट ऑफ मतलब है कि कार्रवाई। जैसे ही मैं आगे जाने लगा तो रेडियो सेट पे मेरे रेडियो ऑपरेटर को मेरे CO साहब कर्नल नीरज मेहरा, ही वाज कंसर्न कि बोला ये कहाँ जा रहा है पागल, उसको बोलो ऐसे नहीं करेगा। उधर से अपना लैम लेफ्टिनेंट कर्नल पार्डी दैट टाइम, मेजर अजीत, सारे चिल्ला रहे हैं कि इसको आगे मत जाने दो और रेडियो सेट पे मेरी बात कराओ। तो मैं बात नहीं करना चाहता। मैंने रेडियो सेट वाले को बोला हरिनंदन, गुड चैप, स्वीट चैप, स्टिल सर्विंग, सुबेदार है अभी। तो मैं बोला गोली मार दूंगा तेरे को मैं अगर आगे आया तो, ठीक है, तू रेडियो सेट बंद कर दे। लेकिन ही वॉज़ वेरी मैच्योर्ड चैप, हालांकि उसकी सर्विस तो कम थी, लेकिन उसको पता था कि रेडियो सेट बंद नहीं करना है। लास्ट में उसको बोला गया ये कि हमारे को जिंदा या मुर्दा मेजर RK वापस चाहिए। ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी कोई गेम खेल जाए और यूनिट की बदनामी हो जाएगी कि प्रिजनर ऑफ वार बना दिया उसको। सो कैसे भी उसको वापस चाहिए। खैर ये सारी कार्रवाई हुई। लास्ट में अकेले मतलब कि जब 200 मीटर 150 मीटर रह गया तो माई सेल्फ एंड एक बंदा उनका आगे आया, तो वी मेट, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज मेजर जावेद। हाँ, स्मार्ट टाल चैप, मतलब है कि वो लग रहा था कि ब्यूटी पार्लर से होके निकला हो वाला। यूनिफॉर्म अच्छे से पहनी हुई है और दाढ़ी वाड़ी बड़ी जैसे ड्रेसिंग करवा के रखी हुई है। तो मेरे को बोलता है कि वाई यू ओपन फायर, यार ये है वो है, मेरी बहुत सारी कैजुअलिटी हो गई है। तो मैं बोला यार फायर पहले आपने खोला है तो आप फायर खोल रहे हो, तो हम फायर का जवाब फायर से थोड़े ही ना हम रोकेंगे फायर अपना, ठीक है। तो आप यहाँ कर क्या रहे हो? मैंने उसको पूछा। यू आर नॉट सपोज टू सिट हियर, आप यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे जाना है। तो बोला बैठे हैं। मैं बोला बैठ। तो बैठे तो उसने पहले सिगरेट पैकेट निकाला, तो बोल रहा है यू स्मोक? मैं बोला यस आई स्मोक। पिछले 18-20 घंटे हो गए थे नहीं पिया, वो ज़्यादा है 30 घंटे। तो सिगरेट दिया उसने, तो अच्छा लगा यार। मैं बोला चलो कुछ तो गुड जेस्चर। और मेरे को बोलता है यार मेरे बहुत सारे बंदों को चोट लग गई है, ये है वो है। मैं बोला यार इमीडिएटली खाली करो ये जगह, नहीं तो और चोट लगेगी बंदों को, ठीक है। तो बोलता है ठीक है, इंडिया का मैसेज हम पीछे पहुंचा देंगे। और मेरे को, मैं भी फौजी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ यार, यू नो, और जो भी आर्डर्स होंगे हमारे लिए तो विल फॉलो। तो मैं बोला मैं आई एम क्लाइंबिंग दिस 0.5465। और तब तक ना हम ऐसी जगह पे पहुंच चुके थे, तो वो ऊपर से इतना नीचे आ चुका था और नीचे से वे इतना ऊपर जा चुका था कि अभी मतलब कि कोई इंटेलिजेंट बंदा वहाँ पर गलती नहीं कर सकता कि कोई ट्रिक करे या कोई गेम खेले, ठीक है।
तो इतने में मेरे बंदों को भी मैंने बोल चुका था कि तुम 5465 के नज़दीक पहुंच जाओ, बिल्कुल नीचे तक तो पहुंचो वहाँ से। जब हमने यहाँ से चलना शुरू किया तो उसने बोला कि अभी फायर नहीं करना। मैं बोला मैं भी नहीं करूँगा अगर आप नहीं करोगे तो। दिस वाज दी डील। और मैं सोल्जर बोला टू सोल्जर। हाँ, और मैं बोला खाली करना है पॉइंट, ये मैसेज जल्दी से जल्दी पीछे पहुँचाओ। उसके बाद हम मूव किए और वी मूव टू 0.5465 और मतलब कि लास्ट लाइट होने तक वी आल्सो रीच द टॉप, और वो भी शायद पहुंच गए होंगे। और दिस इज़ हाउ 0.5465 वाज टेकन। और ऊपर इतनी एक्साइटमेंट थी, मेरा रेडियो पे तिरंगा सा जब तिरंगा वहाँ लगा तो वो झंडा लग गया, और नीचे जब ये मैसेज दिया 0.5 से, तो एवरीबॉडी वाज जुबिलेशन जुबिलेशन। करेक्ट। मेरा सीईओ मेरे को बोलता है कि आर के छोरे देख मैंने क्या बोला था, तू ये जीत भी लेगा और तू वापस आएगा भी। तो वेल डन, गुड जॉब, ये वो। तो दिस इज हाउ। एंड बाय द वे दैट 0.5465 वाज द हाईएस्ट पॉइंट इन बटाली सेक्टर। अभी मैं गया था तो मैंने उसको बहुत एंगल से देखने की कोशिश की। ओबियसली वहाँ तक तो नहीं जा सकते थे, और बीच में कभी क्लाउड आ जाते थे, कभी कुछ फर्स्ट होगी, तो बहुत अच्छे तरह से तो नहीं देख पाया, लेकिन उसके फोटो शोटो सारा कुछ तो बड़ी तसल्ली हुई, पूरी ताज़ा होगी, पूरी ताज़ा हो गई कि व्हाट इट वाज है एंड हाउ इट वाज टेकन। एंड इट वाज समथिंग न्यू कि लड़ाई के बीच में वो कोई जाके पाकिस्तानी से मिल रहा है, अलग एक्सपीरियंस। हाँ, डिफरेंट एक्सपीरियंस। दिस वाज फायर फूर तो चल ही रहा था सब जगह पे, हमारा भी चल रहा था, बट दिस इज हाउ दैट पॉइंट वाज टेकन। देन रात को मेरे को सारे बंदे वापस की बोला, साहब आपने प्रॉमिस किया था कि सिगरेट पिलाओगे 5465 लेने के बाद। तो मैंने उनको उसी सिगरेट पैकेट में से दिया, तो हंसने लग गए। बोला साहब ये तो था कि सिगरेट मिलेगा, पाकिस्तानी मिलेगा ये नहीं पता था। ये तो और भी सोने पे सुहागा। अमेजिंग सर, अमेजिंग। सर अभी हम जब आपके डेकोरेशंस देख रहे थे तो आपको शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र एक ही दिन में मिला है। जनरली हम ऐसे देखते हैं कि रेयरली ऐसा कोई ऑफिसर आपको मिलेगा कि उसको दोनों डेकोरेशंस मिली हैं और सेम डे। व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू while being in the राष्ट्रपति भवन? यार राष्ट्रपति भवन में खड़ा होना itself is a huge honor for anybody, ठीक है। और मैं उन दिनों क्या मतलब कि हमारे ना एक मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट थे, वन ऑफ माई एक्स CEO जनरल विनोद चोपड़ा। तो वो मिलिट्री सेक्रेटरी थे, तो मैं प्लान ही करता रहता था कि मैं उनको कभी बोलूँगा कि सर राष्ट्रपति भवन देखना हो तो कैसे परमिशन मिलेगी या कैसे आ सकते हैं। और मीन टाइम दिस थिंग हैपन। अभी ये क्या हुआ कि मेरे को 15 अगस्त को कीर्ति चक्र मिल गया, और वो जो बीच में इन्वेस्टर होनी है वो नहीं हो पाई, कुछ हुआ था। तो 26 जनवरी को मेरे को शौर्य चक्र भी मिल गया। और देन दो अवार्ड एक साथ मिल गए, तो एक ही इन्वेस्टर में इट वाज फर्स्ट टाइम। ये मेरे को जनरल चोपड़ा ने ही बताया था कि इट इज़ हिस्ट्री क्रिएटेड कि एनीबॉडी वॉकिंग ट्वाइस टू प्रेसिडेंट। तो उन्होंने मेरे को पर्टिकुलरली बोला भी, 2 क्या लगी हुई थी यहाँ पे वो मेडल लगाने के लिए, कि बोला जब दूसरी बार जाता है तो पहले वाला हटाना मत, लेट प्रेसिडेंट सी कि somebody हाँ वॉक ट्वाइस टू हिम फॉर हिज सेकंड अवार्ड। तो मतलब कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इट इज़ एंड योर फैमिली सिटिंग देयर, फैमिली सिटिंग में माय कमांडिंग ऑफिसर नाउ रिटायर्ड ब्रिगेडियर HV सिंह, उनकी वाइफ मेरी यूनिट के थे, वन ऑफ माय कंपनी कमांडर राजीव पुंज करके, व्हेन आई वाज इन रैंक्स। और उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया था फॉर कमीशनिंग। और मतलब कि ही वेंट आउट ऑफ वे कि तुम सब कुछ जाके कर, लेकिन ऑफिसर बनना है, तैयारी करो। तो आई कैन नॉट फॉरगेट हिम। तो मैंने उनको बुलाया था उस टाइम पे कि सर आपको अटेंड करना है ये फंक्शन। तो दिस इज हाउ। सर यू हैव अ सेना मेडल गैलेंट्री, यू हैव अ COS कमेंडेशन, यू हैव अ कीर्ति चक्र, यू हैव शौर्य चक्र एंड मेनी अदर डेकोरेशन। आपके दिल के आई गॉट फोर्स कमांडर कमेंडेशन कार्ड आल्सो इन अफ्रीका। ओके। हाँ, तो इट वाज अगेन अ ऑनर कि ऑन ए फॉरेन सॉइल गेटिंग फोर्स कमांडर। सर इनमें से सबसे चैलेंजिंग और सबसे आपके दिल के करीब कौन सा ऑपरेशन था? आपको लगता है कि दिस इज ऑल्दो यू हैव रिसीव सो मेनी अवार्ड्स, बट कौन सा आपके दिल के सबके करीब है? एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट ऑपरेशन आल्सो?
यार सारे ऑपरेशन टफ होते हैं, सारे चैलेंजिंग होते हैं, हर एक में गोली चलनी होती है, हर एक में किसी ना किसी की जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है इन ऑपरेशन। तो एनीथिंग कैन हैपन। ये पिछले 6-8 महीने में देख रहे हो आप किस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं, कितने लोग ज़ाया हो रहे हैं। बिल्कुल। सो हम तो हर एक ऑपरेशन को, चाहे एक बंदे की खबर हो, चाहे 6 की हो, चाहे 4 की हो, उसी तरह से जाते हैं। बट सेना मेडल के लिए ये था कि आई वॉज चैलेंज्ड, जिसमें मेरे को सेना मेडल मिला है उसके लिए आई वॉज चैलेंज्ड। और मिलिटेंट्स ने मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ बताऊंगा। अर्लियर आई वॉज इन 32 असम राइफल, और मैं वहाँ पर इतने ऑपरेशन कर चुका था, 250-300 ऑपरेशन कर चुका था वहाँ पे, और मोस्ट ऑफ देम वर सक्सेसफुल ऑपरेशन। मतलब कि हर ऑपरेशन में मेरे को बंदा तो पकड़ ही लेना, बंदा नहीं पकड़ना तो वेपन मिल जाना, वेपन नहीं मिल जाना तो इनकाउंटर हो जाना, फायर हो जाना, कुछ ना कुछ चलता रहता था। व्हाट आई गेस कि उनको लगा कि ये जाने वाला है, 32 असम राइफल जाने वाली थी और 28 असम राइफल वहाँ पर बदली करने वाली थी। अब क्या हुआ कि 19 जनवरी को 32 असम राइफल चली गई। Which year? इट वाज 2009। ओके। तब तो उससे 15-20 दिन पहले सिग्नल आ गया कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेजर आर.के. शर्मा इज रिटेन्ड विद द रिलीविंग बटालियन। अभी हम नाखुश। and that is the time when Northeast was seeing the peak of insurgency. Naga, Ulfa and सब चल रहा था, NDFB, नागालैंड, मणिपुर, Bodoland, सब जगह, हाँ सब असम, सब जगह पे इट वाज इन पीक। अब क्या हुआ कि पहले तो हम खफा थे कि यार पूरी यूनिट वापस जा रही है, हम लड़े हैं और हमरे को यहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन फिर ये था कि ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स, वो तो आपको मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है तो क्या कर सकते हो आप। 19 को ये चले जाते हैं और 23 तारीख को सुबह सुबह मेरा बड्डी लेके आया न्यूज़पेपर और जो है एक लेटर। तो मेरी पोस्ट के नीचे ये हमारा ना जशन बॉक्स टाइप होता था, उसमें सिविलियन फौजी सब कोई ना कोई चिट्ठी, कोई मतलब है कि कंप्लेन, कुछ ना कुछ डालते रहते थे। तो वो लेटर जब मैंने खोला तो उस इट वाज ए थ्रेट लेटर यार। उसमें लिखा हुआ है कि सॉरी टू इन्फॉर्म यू मेजर आर.के. शर्मा दैट योर नेम हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग ह्यूमन बीइंग लिस्ट। हाँ, तो यू आर ए गुड मैन बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ओके, ये इंसर्जेंट्स ने नॉर्थ ईस्ट में। और नीचे लिखा हुआ था कोबरा टास्क फोर्स सीओ, नॉर्थ ईस्ट में सीओ कोबरा टास्क फोर्स। ओके। अभी नाउ इट वाज वन सच ए थिंग कि यार मतलब कि सारा कुछ वहाँ पर जो हो रहा है वो असम राइफल, आर्मी और मिलिटेंट्स के बीच में हो रहा है। नाउ इट हैज बिकम 1-to-1 आर.के. शर्मा एंड मिलिटेंट्स। अब ये भी हो रहा है कि यार किसको बताऊँ, मैं यूनिट में बताऊँगा तो बोलेंगे साला डर गया। और वहाँ पर एक और बड़ा पेक्युलर सा है कि जिसका वो मटका निकाल देते हैं ना, ये जिसकी पर्ची निकाल देते हैं फिर छोड़ते नहीं हैं। हाँ, फिर उन्होंने सारी प्लानिंग कर रखी होती है, देन दे डोंट लीव यू। अब मैंने वहाँ पे क्या किया कि अपने सारे सोर्सेज जो है उनको एक्टिवेट किया। आई वेंट टू पुलिस में, बोला मैं पैसा दूंगा, जो कुछ हो सकता है मैं वो करूँगा, मेरे को ये चाहिए। बहुत सारे बोले कोशिश करेंगे, बहुत सारे बोले कि आसान नहीं है, और बहुत सारे बोले कि यार तू ऐसी चीज़ मांग रहा है, ये तो मुश्किल है, वेरी डिफ़िकल्ट यार। वो पता नहीं बर्मा में बैठा होगा, बांग्लादेश में बैठा होगा। एक आधे ने तो मेरे को ये भी बोला कि जैसे शोले में संजीव कुमार गब्बर सिंह मांगता है तो ऐसे बोल रहा है, वो थोड़ा ही ना मिलेगा आप। तो सर आपका एक फेवरेट डायलॉग भी है ना, सनम लेके डूबेंगे। हाँ, तो सनम लेके डूबेंगे। सो क्या हुआ कि आई वॉज परेशान, एक्चुअली परेशान। और मैं ना पूरी रात बाहर घूमता रहता था, ये वो नींद नहीं आती थी मेरे को यार। ये इसको अगर मैं नहीं करूँगा तो वो करेगा। तो ये जो है ना मतलब है कि इनिशिएटिव मेरे साथ रहना, मेरे पास रहना चाहिए। आई शुड बी द फर्स्ट टू इनिशिएट। एग्जैक्टली। अब मतलब है कि मेरी लक ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। इट वॉज 1 फरवरी, एग्जैक्टली आफ्टर 1 वीक, 2010 9 ओके। 19 जनवरी को ये लेटर आया और 1 फरवरी को सुबह मैं सुबह 4-5 बजे ही पहुंचा था अपनी पोस्ट पे। और पोस्ट पे मैंने आके वो सेंट्री वेंट्री सबको बोल दिया था कि मेरे को 8-9 बजे तक नहीं उठाना, मैं खुद उठ जाऊंगा। और
मतलब कि ये नींद पड़ जाए यार किसी तरह से। और वो 7-1 बजे वापस संतरी बोला साहब कोई आया हुआ और बात करना चाहता है। फाइनली मेट हिम। तो उसने बोला कि मेरे पास खबर है। मैं बोला किसकी? बोला इबोयामा की। मैं बोला क्या बात कर रहा है यार? तो मैं हंसा, मैंने बोला पैसे पूसे ले ले तू जा वापस। मेरे को लगा सट्टे मार रहा है, नया बंदा है, क्यों मेरे को इबोयामा की खबर दे रहा है? और कहीं इबोयामा ने तो ऐसा नहीं कर रखा है कि तू उसको बुला के लिया, प्लांट किया हो, तू बुला लेके बोला। काफ़ी देर उससे बातचीत की तो फाइनली ही टोल्ड मी दैट कि उसके भाई की इबोयामा ने मारा था। दैट पर्सन हु इन्फॉर्म्ड यू? हाँ। ओके। मैं बोला तू क्यों ये इसके पीछे? तो बोला मेरे भाई का मर्डर किया था उसने। मेरा भाई पहले मिलिटेंट था, वो छोड़ के आ गया था और पुलिस में 6 महीने उसने जेल काटी, अभी बेल पे बाहर है। उसको वापस मतलब बाहर था, उसको बार बार बुला रहे थे। तो एक दिन उसको आइसोलेटेड जगह पे बुलाया और उसको हेडशॉट गोली मार दी। तो इट वाज बेसिकली अ रिवेंज। मैं बोला इबोयामा नहीं मिला था मैं तेरे को गोली मार दूंगा। बोलता है मैं रेडी हूँ। तो हम गए, हमने प्लान किया एक ऑपरेशन वाज सच की उसमें मैंने 5-4 पुलिस वाले भी साथ लिए। उनको ऊपर मैंने कॉर्डन एरिया में लगा दिया। इट वाज ए जंगल, इट वाज मतलब कि पहाड़ी सी थी, स्लोप, मणिपुर। इट वाज पहाड़ी सी थी और उस पहाड़ी के ऊपर की तरफ मैंने पुलिस वाले लगाए, एक तरफ फौजी लगाए। मेन पावर मेरे पास कम ही थी लेकिन जितने थे। और हम 5-6 लोग जो है ना सर्च पार्टी का हिस्सा बन के, तो हम मैंने बोला हुआ था कि कोई फायर नहीं करेगा ऊपर, पता नहीं किसने फायर खोल दिया। मैंने इंक्वायर तो वो बोले झाड़ी ली है, तो उन्होंने कुछ हलचल देखी है तो उसमें ऊपर उन्होंने जैसे ही फायर किया तो हम, मैं और ये मेरा सोर्स, बाकी पेड़ों के पीछे हैं वो। तो हम एक पेड़ के पीछे जो है खड़े हो गए छुप के, मतलब कि पूरे कवर भी नहीं है लेकिन उसके पीछे। सडनली मैंने देखा कि ऊपर से किसी के भागने की वो आ रही है। अभी AK-47 के साथ मेरी और ये मतलब 5-6 मीटर का डिस्टेंस है। मैं भी खड़ा हूँ और वो भी खड़ा है। वो तो आके तो वो तो वही बंदा जिसने आपको थ्रेट दिया होगा। करेक्ट, हक्का बक्का। मेरे को नहीं पता ये वही है, लेकिन विद AK-47 है तो हक्का बक्का हो गया। तो इससे पहले वो कार्रवाई करता, मेरे को कार्रवाई करनी थी, मैं तो ढूंढ रहा था। ठीक है। सो मैं तो ऑपरेशन के लिए गया हुआ था। ही हैज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि कोई, तो इससे पहले वो रिएक्शन कर पाता ना, तो वो जो 7-8 सेकंड होते हैं उसमें आई हैव डन इज एलिमिनेटेड। हाँ एलिमिनेटेड। वो ऐसे करके वो एक और फायर करता हुआ भाग रहा है। तो हम भागे उस तरफ, तो वो पीछे ऐसे AK-47 करके फायर कर रहा है और आगे की तरफ जो है भागा जा रहा है। मतलब है कि इस तरह से फायर कर रहा है कि पीछे फायर करते हाँ। तो ही वॉज नॉट इवन, तो वो तो इट वाज ए पॉट शॉट, वो तो हमने मार दिया। तो 3 की खबर थी, तीसरा तो हमारे को मिला नहीं। हमने पूरा एरिया वगैरह सर्च किया, बट वी वर हैप्पी विद। और ये बंदा जो मेरा सोर्स बाहर आके डांस करना शुरू हो गया, यामा मार गया, यामा मार गया, यामा मार गया। ठीक है। और ही वॉज कैरिंग दैट M20 एक फॉरेन, हाँ नहीं M16 करके वो है, अमेरिकन राइफल है, विच वाज यूज इन वियतनाम वार, बहुत ज़्यादा यूज हुई थी। तो वो वेपन कैरी कर रहा था ये। तो दिस इज़ हाउ इट वाज। तो इस ऑपरेशन का ये है कि हाँ ये मतलब है कि दैट वाज मोर चैलेंजिंग मेंटली फॉर यू। हाँ, जिसके लिए मैं तड़प रहा हूँ कि वो मेरे को मिल नहीं रहा है, कोई क्ल्यू नहीं है। सडनली मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है और इस बंदे ने मेरे को वार्निंग दे रखी थी कि यू आर नाउ नो मोर। सो और वो सेटिस्फैक्शन आफ्टर दैट, तो फॉर दैट आई गॉट सेना मेडल। हाँ, तो दिस सेना मेडल बिकम 3rd in row। ओके। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 अगस्त। ओके, दैट्स अमेजिंग। दैट इज 3rd in row। अगेन इट इज अ रिकॉर्ड मेरे ख्याल में कि एक ही टेन्योर में 3 अवार्ड मिलना। दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। इट इज, आई मीन यू आर वन ऑफ द एक्चुअली द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर्स आल्सो। ऐसा नहीं, सारे करते हैं हम। इंडियन आर्मी पूरी लगी हुई है, मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। So that's your humility to say so, but obviously there was something, the passion in you जब आप बच्चे थे तब से आपके अंदर फौज में हाँ कुछ था और कुछ मेरे साथ अलग ही होता रहा है। कुछ डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ प्लान करके मैं सब जगह पे ये बताता हूँ कि फौज ज्वाइन करते समय कोई सोचता है ना कि ये होगा फौज में, सारा कुछ सबको नहीं मिलता। मेरे को सब कुछ मिला है, नया पैकेज। बिल्कुल, that's amazing sir। सब कुछ मतलब कि आर्मी में स्पाई बन के जाना, और आप सोल्जर से ऑफिसर भी बन जा रहे हो, आप मल्टीपल गैलेंट्री अवार्ड विनर भी बन रहे हो, आप गोली भी खाते हो, गोली मारते भी हो, और
फाइनली रिटायर होके घर भी आते हो, तो ये सारा कुछ ना अमेजिंग। दैट वे यस जर्नी वाज वंडरफुल। एब्सोल्युटली सर। और ये सुनते हुए भी मतलब वी वर ट्रांसपोर्टेड। जब आप कारगिल की बात कर रहे थे तो हम कारगिल पहुंच गए थे, अभी आप मणिपुर की बात कर रहे थे तो हम मेंटली वी वर देयर, द एंटायर पिक्चर वाज नॉट ओनली दैट, इवन इन अफ्रीका सिमिलर सिचुएशन एंड सिमिलर कार्रवाई, एंड वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फायर फाइट होती थी डेली रात को, और यही एक्शन होता था। और फाइनली यू नो वहाँ के एक्शंस के लिए भी वो फोर्स कमांडर कमेंडेशन कार्ड जो मतलब है अफ्रीका में से कौन सी कंट्री में थे आप? कि कांगो में, वी वर इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, एंड ये which year? सिविल वार, Which year? इट वाज 2005 एंड 6, ओके 5-6 एंड वहाँ पर भी हमारी यूनिट ने बहुत तगड़ा काम किया। इनफैक्ट माय यूनिट इज फर्स्ट ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव ऑफ इंडियन आर्मी, 1988 में रेज हुई थी और 1995 में इसको ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव मिल गया था। 22 ग्रेनेडियर्स, 22 ग्रेनेडियर्स। हाँ, फॉर डबल अशोक चक्र। हमारे दो क्या बहुत सारे हीरो हैं, जिनमें से 2 हीरो हैं जिनके लिए हमारे को इसके लिए ऑनर किया गया था ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव के लिए। मेजर R.K. जून, ही इज़ अशोक चक्रा, शौर्य चक्रा, और अपना लेफ्टिनेंट राकेश अगेन अशोक चक्रा, बहुत पोस्टमोसली। तो ये है। बाकी हमारा एक जारदिश अहमद होता था, ही वाज शौर्य चक्रा बार जिंदा, पोस्टमोसली उसका अवार्ड किसी तरह से उसको नहीं मिला, दैट इज ऑल डेस्टिनी, नहीं मिला, नहीं तो उसका तीसरा भी शौर्य चक्र मिनिमम होना था, बाकी कीर्ति अशोक चक्रा भी हो सकता था। तो ऐसे ऐसे डेयर डेविल रहे, और एक डेयर डेविल आज हमारे साथ भी बैठे हुए हैं। ये है सर, आपकी फ़ौज की इतना लंबा आपका करियर रहा है, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जो आप आज के यूथ को बताना चाहेंगे कि एक फ़ौजी के अंदर ये क्वालिटीज़ जो होती हैं उनको अपने अंदर इम्बाइब करें तो समाज में कुछ क्राइम भी कम हो जाएगा और एक हम सशक्त एक युवा का संरचन भी कर सकते हैं? सबसे पहले तो हिंदुस्तानी बने यार, प्योर हिंदुस्तानी आप बने। अगर आप देश के प्रति आपको ये है कि ये मेरा देश है और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि फ़ौज में ही होना। यस, ठीक है। दूसरा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में आज की डेट में मेरे को लग रहा है जब ये कॉरपोरेट वर्ल्ड आ गया और पैसे पूसे बहुत मिलना शुरू हो गए हैं, तो हम सब चाहते हैं कि भगत सिंह और शिवाजी जो है ना दूसरे के घर होने तो चाहिए, लेकिन दूसरे के घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा हो। ठीक है, तो ये जज्बा लाना पड़ेगा आपको। आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, आर्मी की इनटेक कम नहीं होनी चाहिए। और जो 71 में यूथ था और जो लड़ा है, जो कारगिल की लड़ाई में लड़ा है, शेर शाह और विक्रम बत्रा तो आप करते हो। आज की डेट में घरों से शेर शाह और विक्रम बत्रा और ये सारे जो है अनुज नायर, इनको निकलना पड़ेगा, आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी और वही जज्बा दिखाना पड़ेगा। तो ये है। और तीसरा, डिसिप्लिन इंडियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप पैट्रियोटिक हो, और अगर आपको ये है ज़्यादा नहीं तो आप 5 साल के लिए फ़ौज में आइए, सेवा करिए और उसके बाद जाइए कारपोरेट में जाइए, कहीं पे भी जाइए, बट कुछ ना कुछ योगदान कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। सर, एक और चीज़ है, अगर इनटेक जो फौज में आना लोग बंद कर देंगे तो दैट इज नॉट ए गुड साइन। एब्सोल्युटली, फॉर अ कंट्री जिसके आगे पीछे प्रॉस्परस, जो देश अभी ऊंचाइयां छूने वाला है, जो देश कहीं और पहुंचने वाला है, उसको उतनी ही स्ट्रांग आर्मी भी चाहिए होगी। और उस स्ट्रांग आर्मी के लिए लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा फिजिकली ज्वाइन करके। सर, वो कहते हैं ना, जो बहा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्या बात। तो आपकी बात को बिल्कुल इस कविता के जरिए यही है कि आप अपने देश में देश प्रेम की भावना, बहुत अच्छे वर्ड यूज़ किया आपने ये, और ये ज़रूरी है, बिल्कुल ये भावना चाहिए। और सर, आपने जैसे बात की कॉर्पोरेट की भी, अक्सर कई लोग ये कहते हैं कि फ़ौजी शहीद होते हैं, लेकिन वो कहते हैं उनको तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन इस तरह की बहुत ही बचकानी जो बातें कई लोग करते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी नौकरी है जहाँ पे आपको अपनी जान देने के लिए सैलरी मिलती है? नहीं, When you are in the line of fire, ये उनकी विजडम है, मैं उनके लिए कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उनके ऊपर तरस खा सकता हूँ, दैट्स ऑल। उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। यस, ये है कि तनख्वाह तो मिलती है सर्वाइवल के लिए, मतलब कि मेरे को ज़िंदा रहने के लिए तनख्वाह तो चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान
आ जाए कि मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, मेरे को इतना पैसा दे दो, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, ठीक है। और हम तो यार पता नहीं, आज भी 2 साल हो गए रिटायर हुए, आज भी मेरे को ये हो रहा है कि मेरे को कोई वर्दी पहनाए बगैर पे दिए मेरे को लेके चले लड़ने के लिए, तो मैं तो जाने के लिए तैयार। तो यही जज्बा आज के यूथ के अंदर चाहिए, जो नशे में चला गया है। आज का यूथ नशे में है, गलत हरकतें हो रही हैं। जिनको होना चाहिए मैदान जंग में, वो सारे मिलते हैं आजकल भंग में। बहुत सही बात है सर आपकी। ठीक है, वो सारे भंग में जाके हाथ मल रहे हैं और नशा कर रहे हैं। तो आई थिंक जो जज्बा आपके अंदर हमें देखने को मिला, जो यूथ इस पॉडकास्ट को देख भी रहे हैं, वो कर्नल शर्मा के एक्सपीरियंसेस से अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाएं। आप अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से अगर जीवन को व्यतीत करेंगे तो शायद आप कभी ना हताश हो जाएं, लेकिन अगर देश प्रेम की भावना है, जैसे कर्नल शर्मा जैसे जो वॉरियर्स हैं, इफ़ यू इम्बाइब दैट स्पिरिट इन योर लाइफ, मुझे यकीन है कि हमारा देश का भविष्य, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2047 तक भारत एक ऊंचाइयों की बुलंदियों को छुएगा, लेकिन उसके लिए हमें यूथ, युवा बहुत सशक्त चाहिए। एंड वी नीड लीडर्स लाइक यू। आई एग्री विद यू। यू नो, आप कितने भी मजबूत हों, लेकिन आप मतलब कि आप स्ट्रांग हैं, आपका ये हाथ स्ट्रांग है, आपकी दोनों टांगें स्ट्रांग हैं, लेकिन एक हाथ से आप टुंडे हैं या एक हाथ आपका नहीं है, तो बैलेंस नहीं होता, नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सारा कुछ मतलब कि देश को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जो ख्वाब आज प्रधानमंत्री देख रहे हैं या पूरा इंडिया देख रहा है, उसके लिए हमारे को बहुत स्ट्रांग आर्मी भी चाहिए और आज के यूथ को इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। राइट सर। एक कंक्लूड करने से पहले, आज हम देख रहे हैं हर तरफ एक अवेयरनेस फैली है महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं। हमने कोलकाता में भी देखा और भी जगह जगह पे। तो एक अपने लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, समाज में एक इस तरह का संदेश देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं भी हम कोई महिला फौजी को देखेगी तो वो अपने आप को थोड़ा सिक्योर मानेगी। तो वो स्पिरिट हर एक नौजवान में पैदा करनी ज़रूरी है, ताकि हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो अपने आप को सेफ महसूस करें बाहर निकलने के लिए। आपका क्या इस पर सब प्रतिक्रिया? लड़कियों को एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ा बहुत ट्रेन करना, वो सारा कुछ ठीक है। बाकी एजुकेट करना है तो जो मंदबुद्धि हैं, ठीक है, जो सनकी हैं, या जो इस तरह की कार्रवाई मतलब सोच कैसे सकते हैं, ऐसे लोगों को तो मैं तो कहता हूँ कि इनको आइडेंटिफाई करके इनको गोली मार देनी चाहिए। और ये जिन्होंने ये रेप वगैरह किया है, मैं आपके पॉडकास्ट चैनल से ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर उनको कभी फांसी होती है तो मैं उसका जल्लाद बनने के लिए वॉलंटियर हूँ। आई विल पुल दैट रोप, आई विल पुल दैट हैंडल। अगर बिल्कुल ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेड इन दिस किसी भी सभ्य देश में, किसी भी सभ्य कंट्री में, सिविलाइजेशन में आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप ये घिनौनी हरकत करो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। और पता नहीं किस तरह का कानून क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो ठेकेदार हैं उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा, लेना चाहिए। और सर सिविल सोसाइटी को, समाज को इसके लिए उठ के खड़ा होना पड़ेगा। मेरे को इस तरह का अगर कोई मिल जाए तो मैं उसका मर्डर भी कर सकता हूँ। मैं मेरा इतना कोई भी इस चीज़ को बर्दाश्त कर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड इन किसी भी हद तक जाना चाहिए हमारे को इस क्राइम को ख़त्म करने। एब्सोल्युटली सर। हमारी जो महिलाएं हैं उनकी डिग्निटी को मेंटेन करना हम सबका जिम्मेदारी है। और आई थिंक ये घर से शुरू होना चाहिए। समाज में जो लड़कों को गलत आदतों में लग जाते हैं, नशों में घुस जाते हैं, उसके ये क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे कानून भी बने और समाज में जागरूकता भी आए और ऐसे लोगों को रेप तक बात ना पहुंचे, छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी उनकी गलत हरकतों पे उनको टोका जाए। हम अपने समाज में आगे पीछे किसी को देखें किसी महिला के साथ गलत हरकत करते हुए तो वहीं पे उसको टोका जाए, उसको सज़ा दी जाए, ताकि पक्का दी जानी चाहिए सब कुछ। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोग जो है ना, ऐसे सनकी लोग, ऐसे दिमाग वाले लोग, उनके पेरेंट्स को मार देना चाहिए साला, ताकि ऐसा पैदा ही ना हो, ऐसे बच्चे पैदा ना हो। अगर आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उनको समझा नहीं सकते और आप देश में इस तरह का माहौल पैदा करते हैं, पता नहीं मेरे को कुछ हो रहा है। अभी आपने ये टॉपिक टच किया है तो आई कैन अंडरस्टैंड द एंग्विश। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। एब्सोल्युटली सर। तो आई थिंक आपने सही बात कही सर, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग सुन रहे हैं इस चीज़ के लेके थोड़ी सी जागरूकता पैदा करेंगे और अपने आप को गलत रास्ते से लेके हटेंगे। बहुत बढ़िया सर। आपके आई थिंक
This was Colonel R.K. Sharma, sir. Kirti Chakra, Shaurya Chakra, Sena Medal Gallantry, Suez Commendation, and countless other awards. But these awards are just a decoration. But the grit and the determination behind that bravery and valor, I think that has, shaken me from inside out. I have been transported to a realm beyond this place, and it's been absolutely an honor and privilege, sir. Absolute honor listening to your stories of courage और आपके अंदर देश प्रेम का जो जज्बा है. मुझे लगता है अगर कोई यूथ इस पॉडकास्ट को देखने के बाद भी पैदा नहीं होता तो फिर मुझे नहीं लगता है और क्या कर सकते हैं. 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी इस पॉडकास्ट का एंड करूंगा. मिट जाते जो मातृभूमि पर बनते वो इतिहास हैं. मिट जाते जो मातृभूमि पर बनते वो इतिहास हैं. मस्तक शीश झुकाने उनके झुक जाते आकाश हैं. थैंक यू सो मच सर. Thank you so much. Thank you so very much. Jai Hind to all of you. Thank you. Jai Hind.